दोस्तों आज से हम एक नए एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साकामोतो डेज। तो कहानी की शुरुआत होती है लेजेंडरी हिटमैन साकामोतो से, जो कि एक बिल्डिंग में जाता है जहां काफी सारे लोग गन से उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी साकामोतो इन सभी के अटैक्स को बड़ी आसानी से डिफेंस कर लेता है और इन पर हमला करके इन्हें मारने लगता है। यहाँ साकामोतो इन्हें जिस तरह से मारता है उसे देखकर हमें पता चलता है कि साकामोतो एक प्रोफेशनल किलर है और हमें बताया जाता है कि साकामोतो काफी पावरफुल हिटमैन था जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी डरते थे और सभी हिटमैन उसे पसंद भी करते थे। लेकिन फिर एक दिन साकामोतो को एक लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद साकामोतो ने हिटमैन की जॉब छोड़ दी और फिर उस लड़की से शादी कर ली और कुछ समय बाद साकामोतो डैड भी बन गया, जिसके बाद साकामोतो एक मोटा आदमी बन गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम शिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि साकामोतो को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ साकामोतो जो कि पहले प्रोफेशनल किलर था वो अब मोटा और आलसी आदमी बन गया होता है जो बस पूरा दिन बैठा रहता है। यहाँ पर एक बच्चा भी साकामोतो के स्टोर में आता है और मिरर पर निशाना लगाने लगता है। तभी खेल खेल में बच्चे के बैग से इंक निकलकर एक आदमी के कपड़ों पर गिर जाती है और इससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी इस बच्चे को मारने वाला होता है। मगर तभी साकामोतो इस आदमी को रोक लेता है और साकामोतो इस आदमी के ऊपर पेन से हमला करता है। मगर तभी दिखाया जाता है कि साकामोतो ने पेन से हमला नहीं किया और वो तो बस पेन से हमला करने के बारे में सोच रहा था। अब तभी यहाँ पर हम शिन को देखते हैं जो कि साकामोतो से बोलता है कि तुम उस आदमी की गर्दन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे थे ना। दरअसल शिन के पास साइकिक पावर होती है जिससे शिन किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ पाता है। यहाँ पर अब साकामोतो शिन को भी मारने के बारे में सोचता है और ये जानकर शिन डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही काम करता था ना। इसके बाद शिन साकामोतो से बात करता है और उसे पता चलता है कि साकामोतो ने सच में हिटमैन का काम छोड़ दिया है और वो एक स्टोर चला रहा है। यहाँ पर शिन साकामोतो से रिक्वेस्ट करता है और उससे फिर से हिटमैन का काम शुरू करने के लिए बोलता है, लेकिन साकामोतो मना कर देता है। इस पर शिन कहता है कि आपके जमाने में गैंगस्टर्स आपसे डरते थे और सब आपको लेजेंडरी हिटमैन बोलते थे और अब आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है, अब तो आपको पहचानना भी मुश्किल है। इतना बोलकर शिन सिगरेट पीने लगता है मगर तभी साकामोतो बहुत ही तेजी से उसकी सिगरेट को काट देता है और ये देखकर शिन समझ जाता है कि साकामोतो आज भी पहले की तरह बहुत फुर्तीला है और वो पावरफुल है और ऐसा करके वो शिन को बता रहा है कि वो उसे आज भी मार सकता है। अब तभी एक आदमी साकामोतो के पास आता है जो कि उससे कहता है कि मैं अपने पेड़ को छोटा करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऊपर की तरफ से उसे नहीं हटा पा रहा। और ये सुनकर साकामोतो बहुत ही फुर्ती से पेड़ को काटता है और छोटा कर देता है और इसी तरह साकामोतो एक के बाद एक लोगों की छोटे छोटे कामों में मदद करता है। और ये देखकर शिन सोचता है कि आखिर साकामोतो जैसा इंसान इन कामों को कैसे कर सकता है, कहीं वो अपनी पहचान छुपाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। और ये सब देखकर अब शिन यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर वो यही सोच रहा था कि साकामोतो सर पिछले 5 सालों में कितने बदल गए, लेकिन यहाँ पर शिन को साकामोतो अब भी काफी कूल लग रहा होता है और शिन साकामोतो के साथ अब भी काम करना चाहता था। यहाँ पर शिन ये सब सोच रहा था कि तभी शिन के पास उसके बॉस की कॉल आती है जो शिन से कहता है कि क्या तुमने साकामोतो को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया, अगर नहीं तो फिर उसे खत्म कर दो। यहाँ शिन का बॉस उससे कहता है कि हमारा यही रूल है कि जो कोई भी बिना पूछे ग्रुप को छोड़ता है तो उसे मरना होता है और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा, लेकिन साकामोतो को मरना तो बिल्कुल तय है। साथ ही यहाँ पर शिन का बॉस शिन को भी मारने की धमकी देने लगता है और फिर यहाँ पर शिन सोचता है कि अगर मैंने साकामोतो को नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा, तो इससे अच्छा मैं खुद ही उसे मार देता हूँ। और ये सोचकर शिन अब अगले दिन फिर से साकामोतो के स्टोर में आता है और साकामोतो पर फायर करता है। यहाँ साकामोतो अपने मुंह से एक कैंडी फेंकता है जिससे टकराकर बुलेट मुड़ जाती है और ये देखकर शिन के होश उड़ जाते हैं। तभी साकामोतो यहाँ पर छुप जाता है और शिन के ऊपर कैंडी फेंक कर हमला करता है और साकामोतो की कैंडी बिल्कुल बुलेट की तरह काम करती हैं। और तभी देखते ही देखते साकामोतो शिन के पीछे आ जाता है और उसके एक जोरदार किक मारता है जिससे शिन यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जब शिन को होश आता है तो वो साकामोतो के घर में उसके परिवार के साथ था और यहाँ पर साकामोतो की वाइफ शिन को खाना खाने के लिए बोलती है और शिन सोचता है कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला, लेकिन उसके ऊपर जहर का असर नहीं होगा। इसके बाद शिन खाना खाता है और ये खाना उसे काफी पसंद आता है और फिर वो ये समझ जाता है कि साकामोतो ने एक आम जिंदगी जीने का फैसला क्यों किया। इसके बाद शिन यहाँ से जाने लगता है। इस पर साकामोतो उसे स्टोर पर लगा हुआ लेटर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि दोबारा जरूर आना और ये देखकर शिन को काफी अच्छा लगता है। अब शिन अपने बॉस के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि साकामोतो का पीछा मत करो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन ये सुनकर सभी लोग शिन पर हंसते हैं और शिन का बॉस उससे कहता है कि साकामोतो ने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है, इसीलिए अब तो उसे मरना ही होगा।
इस पर शिन कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन साकामोतो को अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं साकामोतो सर को बहुत मानता हूँ और मैंने उन पर गन पॉइंट कर ली, इसीलिए मुझे हिसाब बराबर करने के लिए मरना भी मंजूर है। ये सुनकर बॉस शिन से खुद को मार देने के लिए कहता है और वो मन ही मन में सोचता है कि मैं शिन के मरने के बाद खुद साकामोतो को मार दूंगा। लेकिन शिन बॉस का दिमाग पढ़ लेता है और उसे सब पता चल जाता है। इसके बाद शिन बॉस पर गन पॉइंट कर लेता है और यहाँ पर बॉस के सारे साथी शिन पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साकामोतो भी ये सब कुछ अपने माइक्रोफोन की मदद से सुन रहा था और अब साकामोतो अपने स्टोर में छुपा हुआ एक डोर खोलता है जिसके अंदर काफी सारी गन्स और हथियार थे और साकामोतो अब शिन को बचाने के लिए तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिन अकेला ही काफी होशियारी से दुश्मनों का सामना करता है और उन्हें शूट करके खत्म करने लगता है और तभी एक आदमी उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च भी करता है, लेकिन शिन उससे बच जाता है और दुश्मनों को मारने लगता है। मगर फिर यहाँ पर शिन के पास एक ही मैगजीन बचती है और अब शिन यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसके पैर पर एक गोली लग जाती है और सभी लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। मगर तभी यहाँ पर साकामोतो आ जाता है जो उन सभी को बिजली का शॉक देकर उन्हें खत्म कर देता है और फिर यहाँ पर काफी सारे आदमी साकामोतो पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर साकामोतो अपनी जेब से 2 स्टिक निकालता है और अपनी तरफ आने वाली बुलेट्स को उससे रोक लेता है और फिर इन सभी आदमियों को मारने लगता है। यहाँ साकामोतो की फाइट देखकर ये पता चलता है कि उसके अंदर आज भी उतना ही दम है जितना पहले था और अब एक एक करके साकामोतो सभी को खत्म करने लगता है। इसके बाद साकामोतो बॉस की गन को 2 हिस्सों में काटता है और उसे भी खत्म कर देता है। ये सब देखकर शिन के होश उड़ जाते हैं और शिन पूछता है कि साकामोतो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर साकामोतो शिन को उसकी गन में लगाए हुए एक माइक्रोफोन को दिखाता है और शिन समझ जाता है कि साकामोतो ने उसको बेहोश करने के बाद उसकी गन में ये लगा दिया होगा। यहाँ अब शिन साकामोतो से कहता है कि अब मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन साकामोतो शिन को एक एप्रन देता है और अपने स्टोर में अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। और क्योंकि शिन साकामोतो के साथ ही काम करना चाहता था, इसीलिए वो साकामोतो के स्टोर में काम पर लग जाता है। ये सारे काम करके शिन को भी काफी अच्छा लगता है और उसे ये काम उसके पिछले काम से भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। वो काफी अच्छी तरह से स्टोर में काम करता है और स्टोर को संभालता है। यहाँ पर शिन साकामोतो से कहता है कि आपने उन सभी लोगों से कितनी अच्छी तरह से फाइट की और उसमें मुझे तो काफी मजा आ रहा था और तुमने तो अकेले ही उन सभी को मार दिया। यहाँ साकामोतो की वाइफ शिन की ये बात सुन लेती है और वो साकामोतो से बोलती है कि क्या तुमने फिर से हिटमैन का काम शुरू कर दिया है। इस पर साकामोतो डरते हुए मना करने लगता है और साकामोतो की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुमने हमारी फैमिली का रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर तो साकामोतो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता था। फिर यहाँ पर शिन साकामोतो से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का रूल क्या है। इस पर साकामोतो उसे कुछ भी नहीं बताता और उल्टा उसे मारने के बारे में सोचता है और शिन से चुप रहने के लिए बोलता है। इसके बाद ये दोनों मार्केट में आ जाते हैं जहाँ से साकामोतो अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए खरीदता है और सोचता है कि उसकी बेटी इसे खाकर कितनी खुश होगी। यहाँ शिन को भी ये सब पता चल जाता है और वो सोचता है कि साकामोतो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। यहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एक लड़की बिल्डिंग से सीधा साकामोतो के ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से साकामोतो ने जो अपनी बेटी के लिए बन खरीदे थे वो सब खराब हो जाते हैं। यहाँ पर इस लड़की का नाम लू जाओटांग होता है, जिसके पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं और वो लोग लू को पकड़ना चाहते थे। ये देखकर शिन साकामोतो को साइड हो जाने के लिए बोलता है ताकि ये लोग इनकी फाइट के बीच में ना आए, लेकिन साकामोतो बस यही सोचता है कि अब उसकी बेटी ये खाना देखकर रोएगी और शिन भी ये सारी बातें साकामोतो का माइंड पढ़कर समझ जाता है। यहाँ पर लू अब इन सभी लोगों से काफी अच्छी तरह से फाइट करती है और इन्हें काफी बुरी तरह से पीटती है। तभी एक आदमी लू को पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा आदमी चाकू से लू पर हमला करने आने लगता है, लेकिन साकामोतो उस आदमी का चाकू पकड़कर तोड़ देता है और पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर शिन भी इस आदमी पर पीछे से हमला करके लू को छुड़ा लेता है। यहाँ पर एक आदमी गन से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लू उसे पीट देती है और हमें पता चलता है कि लू भी काफी अच्छी फाइटर है। यहाँ पर अब काफी सारे और आदमी इन पर हमला करने आने लगते हैं और ये देखकर साकामोतो लू और शिन को लेकर यहाँ से भाग जाता है और वो सभी लोग इन्हें नहीं पकड़ पाते। इसके बाद ये सभी लोग अपने बॉस के पास आते हैं जिसका नाम डैन होता है और वो इन सभी को मारता है और कहता है कि मैंने तुमसे बस लू को पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन तुम उसे भी नहीं पकड़ पाए, जबकि मैंने उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, मगर तुम फिर भी उस लड़की को नहीं पकड़ पा रहे। यहाँ पर एक आदमी एक और मौका मांगता है, लेकिन तभी बाचो नाम का एक आदमी इसके सर को काट देता है और अपने हाथ में लेकर कहता है कि इसे तो पता ही नहीं चला कि इसका सर कट गया है और ये अब भी सांस लेने के लिए तड़प रहा है। फिर यहाँ पर बाचो का भाई सोन ही कहता है कि तुम कितने उल्टे सीधे काम करते हो बाचो। यहाँ पर डैन को भी ये दोनों भाई पागल लगते हैं और फिर वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों उस लड़की यानी कि लू को पकड़कर मेरे पास ले आओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े।
और ये सुनकर ये दोनों भाई काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी अब हमारे काम के बीच में आएगा हम उसे भी मार देंगे। इस तरफ लू शिन और साकामोतो को बताती है कि मैं लू क्लैन से हूँ और माफिया फैमिली मेरे पीछे पड़ी है क्योंकि उन्हें मेरे गले में पड़ी हुई ये चाबी चाहिए। इस पर शिन लू से कहता है कि क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए ये चाबी उन्हें नहीं दे सकती, और लू मना करती है और कहती है कि इस चाबी को बचाने के लिए मेरे मॉम डैड ने अपनी जान दे दी। यहाँ फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि मुसीबत के समय जाओटांग के माँ बाप ने ये चाबी जाओटांग यानी कि लू को देकर उसे घर से भगा दिया था और इसके बाद उन्हें दुश्मनों ने मार दिया और तभी से ये चाबी लू के पास है। यहाँ लू शिन और साकामोतो से कहती है कि ये तुम्हारी परेशानी नहीं है इसलिए तुम इससे दूर रहो। इतना बोलकर लू यहाँ से जाने लगती है मगर तभी साकामोतो उसे रोकता है और लू से कहता है कि क्या तुम्हें पोर्क मीट के बन बनाना आते हैं, यानी कि वही खाना जो कि साकामोतो ने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। और इस पर लू कहती है कि हाँ मेरे डैड ने मुझे वो बनाना सिखाए थे। और ये सुनकर साकामोतो शिन से कहता है कि आज की शॉपिंग कैंसिल कर दो, अब मैं लू को बचाऊंगा और इसके बदले में लू मुझे वही पोर्क मीट के बन बनाकर देगी। यहाँ पर साकामोतो ये बात कर ही रहा था कि तभी बाचो यहाँ पर आकर उसके एक किक मारता है जिससे साकामोतो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर ये दोनों भाई लू को पकड़ने यहाँ आ चुके थे। यहाँ पर सोनी बाचो से कहता है कि ये सब तो मुझे काफी कमजोर लग रहे हैं, हम तो इन्हें आसानी से मार देंगे। ये बात सुनकर शिन कहता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? इस पर लू बताती है कि ये दोनों भाई काफी फेमस किलर हैं और जिसे भी ये लोग मारते हैं उसके सर को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद ये लोग उस इंसान के सर का स्केच भी बनाते हैं। ये सुनकर बाचो कहता है कि अरे हम तो काफी फेमस हो चुके हैं। तभी शिन इन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन सोनी उसके पंच को आसानी से रोक लेता है और शिन से कहता है कि तुम्हारा साथी तो पहले ही मर चुका है। इस पर शिन कहता है कि उसका नाम साकामोतो है और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। ये सुनकर बाचो लू पर हमला करने लगता है मगर तभी साकामोतो यहाँ पर आ जाता है और बाचो के एक जोरदार पंच मारता है जिससे यहाँ की छत टूट जाती है और ये सभी लोग एक फ्लोर नीचे आ जाते हैं जहाँ अब सोही और लू साकामोतो की पावर को देखकर काफी हैरान थे। यहाँ पर सोनी साकामोतो से कहता है कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो, लेकिन साकामोतो उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद सोनी लू से कहता है कि अगर तुमने मुझे ये चाबी दे दी तो मैं तुम्हें आसानी से मारूंगा, लेकिन लू ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने इसकी वजह से अपने माँ बाप को खो दिया और मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। इस पर सोनी कहता है कि अब तो मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। ये बात सुनकर लू सोनी पर हमला करने जाने लगती है मगर साकामोतो उसे पकड़कर पीछे कर देता है। यहाँ सोनी लू से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें भड़का रहा था। फिर यहाँ पर सोनी एक चाकू लू की तरफ फेंकता है मगर साकामोतो बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस सबसे साकामोतो के हाथ से खून निकलने लगता है और ये देखकर लू साकामोतो से कहती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। यहाँ शिन भी ये सब देखकर काफी हैरान था। तभी वो साकामोतो का दिमाग पढ़ने लगता है और हमें पता चलता है कि जब पहले साकामोतो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर गया था तो तब उसके चेहरे पर खून लगा होने की वजह से उसकी वाइफ ने उसे ये हिटमैन का काम छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पर साकामोतो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसे गिफ्ट लाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, मगर साकामोतो की वाइफ कहती है कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ साकामोतो की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें अब बदलना होगा। इतना बोलकर साकामोतो की वाइफ बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और साकामोतो भी उसे बचाने के लिए काफी तेजी से नीचे उतरता है और सही टाइम पर वो अपनी वाइफ को बचा लेता है। यहाँ साकामोतो की वाइफ उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब से तुम किसी और को मारो, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के लिए खास होता है, जैसे कि तुम मेरे लिए हो। साथ ही साकामोतो की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारा अब सबसे पहला रूल यही है कि तुम अब से लोगों की जान बचाओगे। यहाँ साकामोतो को उसकी वाइफ की बात ठीक लगती है और वो ये हिटमैन का काम छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में शिन को ये सब पता चल जाता है कि साकामोतो ने हिटमैन का काम क्यों छोड़ा। यहीं अब बाचो और सोनी दोनों एक साथ मिलकर साकामोतो पर हमला करते हैं, लेकिन साकामोतो इन दोनों के हमलों से बच जाता है और ये देखकर ये दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों साकामोतो के ऊपर फुल स्पीड में हमला करते हैं, लेकिन साकामोतो फिर भी बच जाता है और उसे बस छोटी सी खरोच लगती है जिस पर शिन बैंडेज लगा देता है। इसके बाद ये दोनों भाई फिर से एक साथ मिलकर अटैक करने के बारे में सोचते हैं, मगर तभी साकामोतो बाचो के सर पर एक ड्रम मारता है जिससे बाचो यहीं पर गिर जाता है। फिर सोनी साकामोतो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोतो उसके वेपन को ही तोड़ देता है, जो देखकर सोनी सोचता है कि आखिर ये इंसान कौन है और ये ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ साकामोतो शिन से अपने हाथ पर भी बैंडेज लगवाता है और कहता है कि अब मुझे भारी चीजें उठाने की आदत नहीं रही। यही मौके का फायदा उठाकर सोनी लू को खत्म करने के बारे में सोचता है, मगर तभी शिन उसे पकड़ लेता है और साकामोतो उसके ऊपर भी एक भारी फ्रिज पटक कर मारता है और उसे भी खत्म कर देता है। फिर शिन इन दोनों भाइयों को बांध देता है और ये लोग इन्हें जान से नहीं मारते। वहीं दूसरी तरफ डैन उसी लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसकी चाबी लू के गले में है।
फिर यहाँ पर शिन, साकामोतो और लू डैन के पास बाचो और सोनी को पकड़ कर लाते हैं और यहाँ पर लू भी डैन के गले पर चाकू रख लेती है। इससे डैन डर जाता है और फिर लू उसे काफी बुरा पीटती है। यहाँ पर शिन भी उसे पीटना चाहता था लेकिन साकामोतो उसे रोक लेता है। इसके बाद लू अपने मॉम डैड के अच्छे संस्कारों की वजह से डैन को माफ कर देती है और फिर उसी तिजोरी को खोलती है जिसके अंदर काफी सोना और कीमती सामान था। और यह सारा सामान देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर शिन एक बुक पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि लू क्लैन के सभी लोग अपने कीमती सामान को यहाँ पर रखेंगे ताकि उनके अगली जनरेशन तक ये सामान पहुंच पाए। यहीं पर लू को एक ड्रिंक की बोतल और एक लेटर भी मिलता है जो कि लू के डैड का था और इसमें लिखा हुआ था कि मैं लू के बड़े होने के बाद उसके साथ ये ड्रिंक करना चाहता हूँ। लू ये पढ़कर काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो इस ड्रिंक को साकामोतो और शिन के साथ भी शेयर करने के लिए बोलती है क्योंकि उन्होंने ही उसे बचाया था। और फिर साकामोतो अपने खराब हुए बन को भी बाहर निकाल लेता है और ये सभी आपस में उसे शेयर कर खाने लगते हैं। फिर अगले दिन हम शिन को देखते हैं जो कि स्टोर में बैठकर न्यूज को सुन रहा था जहां पर उनके साथ हुई लड़ाई में जो जगहें टूटी थी उन्हें पुलिस माफियाज के बीच में हुई लड़ाई समझ रही होती है। अब तभी यहाँ पर साकामोतो आ जाता है जिसको ड्रिंक करने की वजह से अब सर में दर्द हो रहा था और साथ ही यहाँ पर साकामोतो ने अब लू को भी अपने स्टोर में काम पर रख लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शिन और साकामोतो के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर एक आदमी कहता है कि इस मोटे के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी है। अब इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि काम पर आती है और शिन उससे कहता है कि तुम लेट हो। इस पर लू कहती है कि मैं बस थोड़ी ही लेट हूँ। फिर यहाँ पर शिन देखता है कि लू ने डिटर्जेंट को फ्रिज में रख दिया है लेकिन लू कहती है कि इससे कस्टमर को ही आसानी होगी, वो उसे एक ही जगह पर ढूंढ लेंगे। ये सुनकर शिन लू से पूछता है कि तुमने पहले कोई जॉब की भी है। इस पर लू बताती है कि मैंने पहले अपने डैड के साथ एक गड्ढा खोदा था जिसमें हमने बोरियां दबा दी थी। ये सुनकर शिन लू की शिकायत साकामोतो से भी करता है जो कि स्टोर में बैठकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और शिन कहता है कि लू को यहाँ से निकाल दो, ये हमारे पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है। इस पर लू कहती है कि ये कहाँ से पीसफुल है, मैं एक एक्स माफिया फैमिली से हूँ और तुम दोनों भी एक्स माफिया हो। शिन कहता है कि हम ये सारी चीजें अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लड़ता हुआ देखकर साकामोतो इन दोनों को शांत कराता है और शिन से कहता है कि तुम लू से अच्छे से बात करो और लू से कहता है कि तुम लेट आने के लिए माफी मांगो। ये बात सुनकर ये दोनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि साकामोतो इतना फ्रेंडली होकर इनसे बात कर रहा था और ऐसे बात उसने पहले कभी भी नहीं की थी। यहाँ पर शिन कहता है कि मैंने इतने सालों तक साकामोतो के साथ काम किया है लेकिन पहले कभी भी वो इतना नहीं बोला और अब साकामोतो कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो, मुझे इससे बुरा लग रहा है और अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुनकर तो शिन और लू के होश ही उड़ जाते हैं और तभी एक दूसरा साकामोतो यहाँ पर आ जाता है और दो साकामोतो को देखकर लू और शिन परेशान होने लगते हैं। यहाँ दूसरा साकामोतो आकर चुपचाप बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। ये देखकर वो पहला वाला साकामोतो कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी साकामोतो चाकू से इस पर हमला करता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गन और चाकू पॉइंट कर लेते हैं। ये देखकर शिन और लू को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी एक साकामोतो अपना ब्लेड बंद कर लेता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले नागुमो। ये सुनकर दूसरा साकामोतो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि असल में एक लड़का था और ये देखकर शिन सोचता है कि ये अपना चेहरा कैसे बदल सकता है और मैं इसका माइंड भी नहीं पढ़ पाया। तभी ये लड़का इन दोनों पर हंसने लगता है क्योंकि उसने इन दोनों को पागल बना दिया था और इससे गुस्से में आकर शिन और लू उसे पीटते भी हैं और शिन पूछता है कि साकामोतो ये बंदा कौन है। इस पर यह लड़का बताता है कि मेरा नाम नागुमो है और मैं पहले साकामोतो के साथ काम करता था और मैं साकामोतो का दोस्त भी हूँ। साथ ही नागुमो कहता है कि मेरी उम्र 18 साल है। ये सुनकर शिन को यकीन नहीं होता कि नागुमो बस 18 साल का है। तभी साकामोतो इन्हें बताता है कि नागुमो एक हिटमैन है और उसकी उम्र 27 साल है। ये सुनकर शिन और लू नागुमो को झूठ बोलने के लिए फिर से पीटते हैं और उसे बांध भी देते हैं। फिर यहाँ पर नागुमो इन्हें बताता है कि साकामोतो को मारने के लिए उसके ऊपर बाउंटी रखी गई है जो कि 1 बिलियन येन की है। मगर लू और शिन को फिर से नागुमो की बातें झूठ लगती हैं। यहाँ नागुमो कहता है कि ये झूठ नहीं है और तुम्हें संभल कर रहना होगा। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक डिलीवरी मैन पिज्जा लेकर यहाँ पर आता है और नागुमो कहता है कि साकामोतो को मारने के रूमर्स अब फैल चुके हैं और जल्दी ही हिटमैन उसे मारने के लिए यहाँ पर आने लगेंगे। यहाँ पर शिन भी इसी बारे में सोचने लगता है और तभी वो आदमी जो कि पिज्जा डिलीवर करने यहाँ पर आया था वो दिमाग में सोचता है कि अब मैं इन सभी को मार दूंगा और तभी वो डिलीवरी मैन अपने टूल्स निकाल लेता है। वो नागुमो की गर्दन पर चाकू रख लेता है और किसी को भी हिलने से मना करता है। ये देखकर शिन तो घबरा जाता है लेकिन साकामोतो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो मजे से पिज्जा खाता रहता है। ये देखकर डिलीवरी मैन नागुमो को मारने की धमकी देता है
लेकिन साकामोतो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता और तभी नागुमो काफी स्पीड से इस डिलीवरी मैन पर हमला करता है और इसका गला दबाने लगता है। ये देखकर शिन सोचता है कि नागुमो खुला कैसे। यहाँ पर साकामोतो नागुमो को रुक जाने के लिए बोलता है और नागुमो रुक जाता है। वो साकामोतो से कहता है कि तुम इन सभी हिटमैन्स को बिना मारे इनसे बचने के बारे में सोच रहे हो तो तुम तो इनके सामने ज्यादा नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मेरे जैसे हिटमैन भी तुम्हें मारने के लिए आएंगे। साथ ही यहाँ पर नागुमो कहता है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं आने वाला, मेरे पास इसके अलावा भी काफी काम है। यहाँ पर साकामोतो नागुमो से पूछता है कि आखिर मुझे मारने के लिए ये सब किसने किया, और नागुमो कहता है कि हम बस मिशन कंप्लीट करते हैं और कोई सवाल नहीं पूछते। फिर लू कहती है कि क्या अब इसी तरह के और हिटमैन्स यहाँ आएंगे। नागुमो कहता है कि ऐसे नूब हिटमैन साकामोतो तक नहीं पहुंच सकते और आगे चलकर इससे भी खतरनाक हिटमैन यहाँ पर आएंगे। इसके बाद नागुमो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तो बस एक बार साकामोतो का जिंदा फेस देखने आया था। यहाँ पर शिन उसे रोकने भी जाता है, लेकिन नागुमो काफी तेजी से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद साकामोतो पिज्जा बॉक्स की तरफ देखने लगता है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे कुछ हिटमैन साकामोतो को देख रहे थे और इन्हीं में एक क्लीनर की ड्रेस वाला हिटमैन और एक सिल्वर बालों वाला हिटमैन भी होता है। यहाँ पर एक हिटमैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसे मोटे इंसान को मारने के बदले में हमें 1 बिलियन येन मिलेंगे। इस पर सिल्वर बालों वाला हिटमैन उसके कपड़ों का मजाक बनाने लगता है और फिर यहाँ पर एक आदमी इन सभी से कहता है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि साकामोतो पहले ऑर्डर का हिस्सा था। ये सुनकर हिटमैन कहते हैं कि हमें नहीं लगता पहले कोई ऑर्डर जैसी चीज भी यहाँ पर थी। अब तभी साकामोतो कैमरे की तरफ देखता है और वो इन सभी लोगों को धमकी देता है कि तुमने अगर मेरी जासूसी करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें नर्क में पहुंचा दूंगा। इतना बोलकर साकामोतो कैमरे पर गोली मार देता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद शिन और साकामोतो दोनों ही संभल कर रहने के बारे में सोचते हैं और तभी साकामोतो की बेटी हाना यहाँ पर आ जाती है, जो कहती है कि मैं रेडी हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शुगर बन्नी से मिलने के लिए। यहाँ पर ये बात सुनकर साकामोतो काफी घबराने लगता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं जहाँ काफी भीड़ थी और इसमें शिनलू और साकामोतो काफी परेशान होते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में तो इन पर कोई भी हमला कर सकता था। यहाँ पर अभी ये सभी लोग एक राइड पर आ जाते हैं जिसमें शिन और हाना को तो काफी मजा आ रहा था, लेकिन लू और साकामोतो की हालत खराब हो जाती है। और ये देखकर शिन डॉक्टर को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन साकामोतो की वाइफ शिन को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि ये पानी पीने से सही हो जाएंगे। यहाँ पर हाना अब लू को शुगर बनी के बारे में बताती है और कहती है कि शुगर बनी काफी बड़ा और काफी पावरफुल है। ये सुनकर लू सोचती है कि शुगर बनी बिल्कुल साकामोतो की तरह होगा। यहाँ पर साकामोतो की वाइफ सबके एक साथ ट्रिप पर आने की वजह से काफी खुश होती है, लेकिन शिन, साकामोतो और लू अभी भी परेशान थे और अब शिन लू से कहता है कि हम दोनों को ही साकामोतो और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। साथ ही यहाँ पर शिन कहता है कि मैं 30 मीटर तक लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ और ये पता कर सकता हूँ कि कौन क्या सोच रहा है। ये सुनकर लू कहती है कि क्या तुमने मेरा भी दिमाग पढ़ लिया। इस पर शिन कहता है कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। यहाँ अब शिन को उसी क्लीनर ड्रेस वाले हिटमैन के यहाँ आने के बारे में पता चल जाता है और शिन साकामोतो को तुरंत ही उसके बारे में बता देता है और इसके बाद ये हिटमैन साकामोतो के साइड से गुजरते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही साकामोतो इसकी चेस्ट में पेन घुसा देता है और शिन और लू तुरंत ही उसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ इन दोनों को पता चल जाता है कि साकामोतो ने जानबूझकर इस हिटमैन के इस तरह पेन मारा है कि इससे इसे ज्यादा चोट ना लगे और ये जिंदा बच जाए। यानी कि साकामोतो अब भी किसी को नहीं मारना चाहता। यहीं पर वो सिल्वर बालों वाला हिटमैन ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इस तरह तो वो साकामोतो को नहीं हरा सकता। साथ ही इस हिटमैन के पास साकामोतो और शिन की फाइल भी होती है, जो देखकर हिटमैन कहता है कि मुझे साकामोतो को हराने से पहले शिन को हराना होगा, क्योंकि ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है और इसीलिए मुझे अपने दिमाग को पहले खाली करना होगा। इसके बाद रास्ते में चलते हुए शिन को कुछ महसूस होता है, लेकिन शिन इस हिटमैन का दिमाग नहीं पढ़ पाता और वो आसानी से शिन के पास से निकल जाता है। इसके बाद ये सभी लोग रोलर कोस्टर पर आ जाते हैं और लू शिन से पूछती है कि हम सबसे पीछे क्यों बैठे हैं। इस पर शिन कहता है कि हमें सभी लोगों पर नजर रखनी होगी। यहाँ पर लू को वही सिल्वर बालों वाला हिटमैन भी दिखता है और लू को उस पर शक होने लगता है। वो शिन को भी ये बताती है, लेकिन शिन लू से कहता है कि उसका दिमाग तो खाली है और हमें ऐसे किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मगर अब तभी ये हिटमैन सोचता है कि कहीं इन दोनों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया, और शिन ये बात सुनकर समझ जाता है कि ये सिल्वर बालों वाला आदमी एक हिटमैन है, इसीलिए वो अपना लॉक खोलने की कोशिश करता है। और ये देखकर लू कहती है कि ऐसा मत करो, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन शिन लॉक को खोलकर हवा में छलांग मारता है और फिर इस हिटमैन के पास आकर इसे पकड़ने लगता है। शिन उसे लेकर नीचे कूद जाता है
और ये दोनों रोलर कोस्टर के ट्रैक पर आकर गिरते हैं। यहाँ पर शिन नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है। फिर ये हिटमैन कहता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ के मुझे मारना चाहते हो। इस पर शिन कहता है कि आज साकामोतो की छुट्टी है, इसीलिए मुझे इससे लड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर शिन अब भी इस हिटमैन का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था। यहाँ पर अब ये हिटमैन शिन के ऊपर एक साथ 2 ब्लेड फेंक कर मारता है और शिन दोनों ब्लेड को एक साथ डॉज नहीं कर पाता और एक ब्लेड उसके पैर पर लग जाता है, जिससे शिन के शरीर में पॉइजन फैल जाता है और उसे दिखाई देना बंद होने लगता है। यहाँ पर यह हिटमैन कहता है कि ये मेरा स्पेशल अटैक है, जिससे अब तुम मर भी सकते हो। साथ ही यहाँ पर यह हिटमैन कहता है कि साकामोतो ने रूल तोड़ दिया है, इसलिए उसे तो मरना ही होगा और तुम उसके चक्कर में अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। इस पर शिन कहता है कि साकामोतो के पास रीजन था तुम्हारे ग्रुप को छोड़ने का, वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से जीना चाहता था। यहाँ पर शिन फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और रोलर कोस्टर आते ही शिन हल्की सी छलांग मारता है और हिटमैन को पकड़ लेता है। यहाँ पर शिन को ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए ये हिटमैन शिन पर भारी पड़ने लगता है और ये देखकर शिन अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिमाग को पढ़ता है और उसे हाना की लोकेशन पता चल जाती है, जिसके बाद शिन हिटमैन को लेकर यहाँ से कूद जाता है और ये दोनों शुगर बनी के चलते हुए शो में आ जाते हैं। यहाँ आकर हिटमैन सभी लोगों को धमकी देने लगता है और तभी शिन यहाँ पर आता है, जो कि शुगर बनी की ड्रेस पहन चुका था। ये देखकर हिटमैन कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकती, मगर यहाँ पर शिन काफी तेजी से हिटमैन को पंच मारता है और यहाँ पर सभी लोग इसे एक शो का हिस्सा ही समझ रहे होते हैं। यहाँ पर हिटमैन भी सोचता है कि ये इतनी जल्दी आखिर ठीक कैसे हो गया। हिटमैन अब अपनी पूरी स्पीड में शिन पर हमला करता है, लेकिन शिन उसके हमलों से बच जाता है और उसे पीटने लगता है। यहाँ पर हाना भी ये फाइट देखकर काफी खुश होती है और साकामोतो को देखकर कहती है कि डैड तो ये फाइट बिल्कुल बच्चों की तरह देख रहे हैं, वो तो इस फाइट में बिल्कुल घुस चुके हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि साकामोतो मन ही मन में शिन को बता रहा होता है कि हिटमैन कहाँ से हमला कर रहा है और शिन साकामोतो का दिमाग पढ़कर हिटमैन को बहुत बुरी तरह से पीटता है। ये देखकर हिटमैन अब गुस्से में आ जाता है और बनी का मास्क फाड़ देता है और उसे शिन दिखाई देता है, जिसकी आंखें बंद होती हैं। ये देखकर तो हिटमैन के होश उड़ जाते हैं और साकामोतो कहता है कि चलो इस फाइट को खत्म कर दो और इसके बाद शिन हिटमैन के एक जोरदार किक मारता है और उसे हरा देता है। और ये फाइट देखकर यहाँ बैठे सभी लोग और हाना काफी खुश होते हैं और साकामोतो भी शिन को ऐसा करने के लिए थम्स अप देता है। अब इसके बाद हम लू को देखते हैं, जो अभी भी रोलर कोस्टर पर बैठी हुई थी और डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। इसके बाद हम बॉइल्ड और ओबिगुरो नाम के 2 और हिटमैन को देखते हैं, जो इसी पार्क में आते हैं। यहाँ ओबिगुरो कहती है कि मुझे भीड़ वाली जगह ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। बॉइल्ड भी उससे कहता है कि हमें अपना काम ध्यान से करना होगा और मैं नहीं चाहता कि किसी और को चोट लगे। बॉइल्ड की ये बात ओबिगुरो को काफी पसंद आती है। अब इसके बाद हम दोबारा से लू को देखते हैं, जो कि शिन की आंखों में उसी पॉइजन का एंटीडोट डाल रही थी, लेकिन इससे शिन को काफी दर्द भी हो रहा था। यहाँ वो हिटमैन जिसका नाम तात्सु होता है, वो शिन से कहता है कि चिंता मत करो, एंटीडोट से तुम ठीक हो जाओगे। अब साकामोतो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये सुनकर लू वही जहर लगा हुआ ब्लेड उसे चुबा देती है और उससे कहती है कि अगर तुमने हमें नहीं बताया तो मैं ये सारा एंटीडोट यहाँ पर फेंक दूंगी। और ये देखकर शिन भी डरने लगता है, क्योंकि उसने भी अभी पूरी तरह से दवाई नहीं ली थी। यहाँ अब तात्सु ये देखकर इन्हें बताने लगता है और कहता है कि मैं डोंडेकाई नाम की एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो कि हिटमैन्स को मारने का काम करती है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए नहीं मरना चाहता। ये सुनकर शिन कहता है कि तुम तो बोल रहे थे कि हम लोग डेथ से डरते हैं, लेकिन तुम तो अब खुद भी मरने से डर गए हो और तुमने हमें सब कुछ बता दिया। यहाँ पर शिन उससे पूछता है कि क्या तुम JAA यानी कि जापानीज असैसिन एजेंसी के अंदर रजिस्टर हो। शिन इन्हें अपना कार्ड भी दिखाता है और कहता है कि हर हिटमैन को पहले JAA के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे हिटमैन को काम के और पैसे मिलते हैं। यहाँ पर लू को तो शिन का कार्ड किसी ड्राइविंग लाइसेंस की तरह लगता है और तात्सु भी साकामोतो से पूछता है कि क्या सच में तुम पहले ऑर्डर का हिस्सा थे। इस पर साकामोतो कोई जवाब नहीं देता और इससे तात्सु को यकीन हो जाता है कि साकामोतो सच में द ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। अब तभी यहाँ पर साकामोतो की वाइफ और हाना आ जाती है और हाना तात्सु को देखकर कहती है कि तुम तो वही बुरे इंसान हो जिसने फाइट की थी। इस पर शिन इन सभी से कहता है कि तात्सु खुद को रस्सी से छुड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था और हम सभी लोग इसे देखने आ गए। यहाँ पर ये हिटमैन ये चीज देखकर हैरान रह जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर शिन तात्सु से ब्लेड ले लेता है और उसे नहीं मारता। ये देखकर तात्सु उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। इस पर शिन कहता है कि हम इस पार्क में बस मजे करने के लिए आए हैं। तात्सु और ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हाना भी तात्सु की चोट पर एक बैंडेज लगा देती है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर तात्सु भी अपने आप को खोल लेता है और वो घर वापस जाने के बारे में सोचता है। यहाँ पर अब शिन के सर में भी एंटीडोट से दर्द हो रहा था और वो कहता है कि आज मैं किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाऊंगा। यहाँ ये बात सुनकर लू और शिन
दोनों ही जल्दी से साकामोतो को घर वापस जाने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि इन्हें अब खतरे के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तभी साकामोतो की वाइफ ओई यहाँ आती है, जो इन्हें देखकर कहती है कि तुम सब काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये बात सुनकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तात्सु भी बाथरूम में होता है और तभी बॉयल्ड यहाँ पर आता है, जो तात्सु से कहता है कि उससे मिलकर तुम्हें कैसा लगा। तभी ओबिगुरो भी तात्सु को किक मारकर जमीन पर गिराती है और कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। बॉयल्ड ये देखकर ओबिगुरो से कहता है कि तुम एक लड़की हो और थोड़ा तमीज से पेश आओ। ये सुनकर ओबिगुरो को शर्म आती है और वो मन ही मन में बॉयल्ड को पसंद करने लगती है। फिर वो तात्सु से कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, अब चिंता मत करो, हम यहाँ आ गए हैं। साथ ही यहाँ पर ओबिगुरो साकामोतो से लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन बॉयल्ड उससे कहता है कि साकामोतो मेरा शिकार है क्योंकि उसकी वजह से मेरे फेस का ये हाल हुआ है। ये सुनकर ओबिगुरो कहती है कि क्या ये निशान तुम्हें साकामोतो की वजह से लगा है और क्या तुम पहले उससे लड़ चुके हो? यहाँ तात्सु भी इन्हें देखकर सोचता है कि ये दोनों तो बहुत पावरफुल हैं और ये दोनों अकेले ही 100 लोगों को मार सकते हैं और अब साकामोतो की मौत तो बिल्कुल पक्की है। इस तरफ साकामोतो और शिन ओई और हाना से बहाना बनाकर वापस घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हाना को अभी यहाँ और मजे करने थे, इसीलिए ये सभी लोग और घूमने के लिए मान जाते हैं और पार्क में अलग अलग राइड्स पर मजे करने लगते हैं। इसके बाद शाम के समय लू और शिन साकामोतो से कहते हैं कि अब पार्क में शांति हो गई है और हमें अब ज्यादा खतरा नहीं है। मगर तभी हाना और ओई इन सभी को हॉन्टेड हाउस में चलने के लिए बोलती हैं, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां इन पर कोई भी हमला कर सकता था और ये हॉन्टेड हाउस का हिस्सा होगा। फिर ये सभी लोग हॉन्टेड हाउस में आते हैं, जहां लू को काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो ड्रिंक कर लेती है। यहाँ पर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऑपरेशन रूम में आ जाते हैं और इन सब पर बॉयल्ड और ओबिगुरो नजर रख रहे होते हैं। यहाँ साकामोतो और बाकी सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक हिटमैन अचानक से इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन साकामोतो बहुत ही फुर्ती से उसे काफी सारे पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसके ऊपर हाना और ओई को बिल्कुल भी शक नहीं होता और शिन और लू भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि साकामोतो सर कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इन्हें उसके आईडी कार्ड से हिटमैन के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ ओबिगुरो और बॉयल्ड ये सब देख ही रहे थे और ओबिगुरो कहती है कि साकामोतो इतना मोटा होने के बाद भी काफी तेज है, लेकिन हम इन्हें आराम से हरा देंगे, टेंशन मत लो। इस पर बॉयल्ड कहता है कि मैं उसे अपने हार्ड तरीके से हराऊंगा और तुम बीच में मत आना। ये सुनकर ओबिगुरो कहती है कि तुम और साकामोतो तो पहले दोस्त थे ना, और तुम्हें एक दूसरे से कोई हिसाब पूरा करना है क्या? इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉयल्ड साकामोतो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे जूनियर को हराया है? इस पर साकामोतो कुछ भी नहीं बोलता और बॉयल्ड को गन से शूटिंग करके दिखाता है और साकामोतो की कमाल की स्किल को देखकर बॉयल्ड साकामोतो का दोस्त बनना चाहता है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तभी वैलेंटाइन डे भी आ जाता है और बॉयल्ड साकामोतो से कहता है कि हम जैसे हिटमैन्स को कोई लड़की चॉकलेट नहीं देगी। मगर तभी कुछ लड़कियां साकामोतो के लिए चॉकलेट लेकर आती हैं और साकामोतो का पूरा बॉक्स भी चॉकलेट से भरा होता है और यहाँ पर नागुमो भी साकामोतो के लिए पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियों की तरफ से चॉकलेट लेकर आता है और पूछता है कि ये कौन है। इस पर साकामोतो कहता है कि मुझे नहीं पता और फिर साकामोतो बॉयल्ड से कहता है कि तुम ये चॉकलेट ले सकते हो। अब तभी एक लड़की बॉयल्ड को गिरा देती है और इसी बेइज्जती का बदला बॉयल्ड प्रेजेंट टाइम में लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम साकामोतो को देखते हैं, जो काफी सारे हिटमैन्स को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है और यहाँ पर हाना को काफी मजा आ रहा होता है क्योंकि उसे ये सब कुछ नकली लग रहा था, जो देखकर शिन कहता है कि हाना भी बिल्कुल साकामोतो के ऊपर गई है। यहाँ लो भी अब और ड्रिंक करने लगती है और नशे में होने के बाद उसे यहाँ पर मजा आने लगता है। अब तभी ये लोग एक रूम में आते हैं, जहाँ अचानक काफी सारे ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और उन्हीं के बीच में बॉयल्ड भी साकामोतो को जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद बॉयल्ड साकामोतो से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन साकामोतो इस बार भी बॉयल्ड को पहचानने से मना कर देता है और उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ शिन भी ज़ॉम्बीज को मारता हुआ हाना और ओई को ढूंढ लेता है, जो कि अब बेहोश हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर ओबिगुरो भी काफी सारे ज़ॉम्बीज के साथ आ जाती है, लेकिन लू भागते हुए आती है और ओबिगुरो के एक जोरदार किक मारती है और शिन ये देखकर समझ जाता है कि लू ये सब नशे में होने की वजह से कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बॉयल्ड भी साकामोतो से कहता है कि आखिर तुम्हारे रिटायर होने की वजह क्या है। इस पर साकामोतो कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी फैमिली कहाँ पर है। बॉयल्ड कहता है कि तुम खुद ही ढूंढ लो। ये सुनकर साकामोतो बॉयल्ड पर हमला करता है, लेकिन बॉयल्ड अजीब सी बॉल उसके ऊपर फेंककर ब्लास्ट कर देता है और फिर साकामोतो को एक सुपर पंच मारता है, जिसकी आवाज सुनकर ओबिगुरो को पता चल जाता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर लू भी ओबिगुरो पर हमला करती है, लेकिन ओबिगुरो उसके पंच को रोककर लू का सर जोर से घुमाती है, जिससे लू को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। ये देखकर ओबिगुरो कहती है कि ऐसे तो मुझे इस फाइट में मजा नहीं आएगा और मुझे अब लू को लड़ने के लिए मजबूर करना ही होगा। फिर यहाँ पर ओबिगुरो शिन को एक टेबल से बंधवा देती है
और हिटमैन उसे काटने लगते हैं और ओबिगुरो लू से कहती है कि अगर तुम जल्दी से शिन को नहीं बचाओगी तो शिन मर जाएगा और ओबिगुरो अपने लोगों को 10 सेकंड का टाइम देती है। वहीं दूसरी तरफ बोल्ड साकामोतो से कहता है कि तुम्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं और तुमने तब से कोई प्रैक्टिस नहीं की और मैं ट्रेनिंग करके पावरफुल बन गया हूँ, इसीलिए हमारे बीच अब बहुत फर्क है। तभी साकामोतो बोल्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बोल्ड बार बार बॉल फेंक कर ब्लास्ट करता है और फिर साकामोतो को अपनी सुपर बॉल और डायनामाइट पंच के बारे में बताता है। और ये सुनकर साकामोतो को अब याद आता है कि ये बंदा बोल्ड है जिसने उसे पहले भी ये हथियार दिखाए थे और साकामोतो को उसके नोट्स के बारे में भी याद आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल्ड साकामोतो पर काफी तेजी से हमला करता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है और यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी उसे एहसास होता है जैसे उसे किसी ने मार दिया हो और पीछे से साकामोतो वापस आता है और बोल्ड को उसके वेपन और सुपर बॉल की और जानकारी देने लगता है। और अब साकामोतो बोल्ड से लड़ने के लिए अपनी फुल फॉर्म में आ चुका था। और इसी एंडिंग के साथ साकामोतो डेज एनिमे के 4 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।